नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम हिंदी के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि आपके वर्णमाला हमने पढ़ ली थी। वर्णमाला में स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ठीक है ना। पर ये जो हिंदी हम पढ़ रहे हैं आपके सभी एग्जाम के लिए लाभदायक रहेगी, ठीक है ना। अब इसमें जो आज हम पढ़ने वाले हैं उनका नाम है समास। आपके टॉपिक का नाम क्या है? तो आप कहोगे हम पढ़ने वाले हैं समास, ठीक है ना। चले देखिए समास क्या होता है। समास तो आपने सुना ही होगा कि क्या आ रहा है, समास आते हैं। कौन कौन से समास होते हैं? तो आपने कह दिया 6 प्रकार के समास होते हैं, ठीक है ना। लेकिन समास का अर्थ क्या होता है, ठीक है ना, इनके बारे में हम समझते हैं क्या होते हैं समास, कैसे उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो समास है, समास का जो अर्थ होता है, ठीक है ना, अगर आपसे इसका शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है तो आप इसका बताओगे अर्थ संक्षिप्त करना। समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना होता है। इतना आपको याद करना, संक्षिप्त करना यानी आपको है ना छोटा कर देना। क्या कर देना? छोटा कर देना। कोई आपसे पूछता है समास का अर्थ बताइए तो आप कहोगे जो वाक्य है उसको कैसे कर देना? छोटा कर देना, ठीक है ना। अब इसकी परिभाषा अगर हम देना चाहें तो आप कहोगे इसकी जो परिभाषा है, ठीक है ना, परिभाषा आप लिख लीजिए। बताना आप कि लिखना कि दो या दो दो पदों के मध्य, अपन कह सकते हैं कि दो पदों के मध्य, ठीक है ना। आप देखिए कि दो पदों के मध्य प्रयुक्त विभक्ति, दो पदों के मध्य प्रयुक्त विभक्ति को हटाकर उन्हें पास पास, उन्हें अपन कहेंगे पास पास लिखना ही समास कहलाता है। क्या बताएंगे आप इसकी परिभाषा? तो परिभाषा क्या हो जाएगी हमारी? दो पदों के मध्य प्रयुक्त विभक्ति को हटाकर उन्हें पास पास लिखना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है, ठीक है ना। इतना आपको ये परिभाषा शॉर्ट परिभाषा है, बहुत छोटी सी परिभाषा हमने इसको दर्शा दिया कि आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है। आप कहोगे समास किसको कहते हैं, तो अर्थ आपको बता ही दिया था कि समास क्या होते हैं, यानी संक्षिप्त करना होता है। संक्षिप्त मतलब छोटा कर देना होता है, ठीक है ना। अब परिभाषा कैसे कह दी अपन ने? कहा था कि दो पदों के मध्य प्रयुक्त विभक्ति को हटाकर उसको पास पास लिखना ही क्या कहलाता है? आपका समास कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए समास में इसी में हम आगे बढ़ते हैं कि आप कहोगे कि समास, देखिए समास प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं हम कहेंगे समास प्रक्रिया द्वारा, समास प्रक्रिया द्वारा बना पद सामासिक पद कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? तो आप कहोगे सामासिक पद कहलाता है। क्या कहलाता है? सामासिक पद कहलाता है, या इसी को हम एक और नाम भी बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं समस्त पद। क्या कहते हैं इसको? हम समस्त पद कहते हैं। अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि समस्त पद किसे कहते हैं, तो आप कहोगे समास प्रक्रिया द्वारा बना है पद ही क्या कहलाता है? समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर हम कहें कि समस्त पद में, किसकी बात कर रहे हैं अब हम? समस्त पद में लुप्त, समस्त पद में लुप्त विभक्ति को, लुप्त विभक्ति को पुनः लिख देना, पुनः लिख देना ही क्या कहलाता है आपका? तो आप कहोगे लिख देना ही समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? समास विग्रह कहलाता है। दो स्टेटमेंट आपको लाइन अच्छे से याद रखना है। कौन कौन सी लाइन याद रखना है? पहला आपने कहा समास प्रक्रिया द्वारा बना पद क्या कहलाता है आपका? सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है। दूसरा,
समस्त पद में लुप्त विभक्ति को पुनः लिख देना क्या कहलाता है? आपका समास विग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका समास विग्रह कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिए समास विग्रह के भेद, अब इसी में हम क्या पढ़ते हैं कि आपसे पूछा जाता है कि बताइए आप समास विग्रह के भेद क्या होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए किसके बारे में पढ़ते हैं हम? समास विग्रह के भेद। समास विग्रह के भेद तो कौन कौन से भेद होते हैं? ठीक है ना। तो आप कहोगे समास विग्रह के जो भेद हैं वो कितने होते हैं? आपके दो भेद होते हैं। ठीक है ना। एक जिसको आप लौकिक कह सकते हैं, दूसरा हो जाएगा अलौकिक। यानी पहला कौन सा है आपका? लौकिक, और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? अलौकिक। पहला है लौकिक, दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? अलौकिक हो जाएगा। यानी इसको ही हम बोलते हैं नित्य समस्त विग्रह। यानी इसको ही हम क्या बोलते हैं? नित्य समस्त विग्रह। इसको क्या कहा जाता है? आपका नित्य समस्त विग्रह कहते हैं। इसको हम बोलेंगे अनित्य समस्त विग्रह। अनित्य समस्त विग्रह। ठीक है ना। इतना आपको इनके बारे में याद रखना है कि आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए समास विग्रह जो होता है उसके कितने भेद होते हैं? तो दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके? तो आप कहोगे नित्य समास विग्रह और दूसरा हो जाएगा अनित्य समास विग्रह। ठीक है ना। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो आप हेडिंग डालना पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद। यानी हेडिंग अपनी कौन सी है? तो आप कहोगे समास के भेद। समास के भेद क्या बता रहे हैं? अब हम समास के भेद पढ़ रहे हैं और किसके आधार पर भेद पढ़ रहे हैं? तो वो भी आपको याद रखना है। समास के जो भेद पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं पदों की प्रधानता के आधार पर। पदों की प्रधानता के आधार पर। पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद। ठीक है ना। हेडिंग डाल दीजिए आप। तो देखिए पदों की प्रधानता के आधार पर जो समास के भेद होते हैं वो होते हैं आपके कितने? चार। कितने होते हैं आपके? चार भेद होते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से भेद हैं आपके? तो पहला जो आएगा आपका, यानी फर्स्ट जो ऑप्शन लिखेंगे आप, वो होगा आपका प्रथम पद प्रधान समास। यानी कौन सा होगा आपका? प्रथम पद, यानी प्रथम पद प्रधान समास। प्रथम पद प्रधान समास। दूसरा हो जाएगा आपका कौन सा? द्वितीय पद प्रधान समास। द्वितीय पद प्रधान समास। तीसरा जो होगा आपका उसका नाम लिख लीजिए उभय पद प्रधान समास। कौन सा होगा आपका? उभय पद प्रधान समास। ठीक है ना। और अगला हो जाएगा आपका जो चौथा है आपका, आप लिखे ना उभय पद अप्रधान समास। उभय पद अप्रधान समास। अब आप कहोगे सर ये आपने बता दिया है कि प्रथम पद प्रधान समास, द्वितीय पद प्रधान समास, और कौन सा है? उभय पद प्रधान समास, उभय पद अप्रधान समास। ठीक है ना। ये क्या है? इनके उदाहरण क्या है? कैसे हम आंसर लगाएंगे? तो देखिए ये जो पेपर में क्वेश्चन इतना सा दिया जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से प्रथम पद प्रधान समास कौन सा है? ठीक है ना। तो उनके आपको आंसर याद रखना है कि इनके आंसर हमें क्या देना है। ठीक है ना। तो प्रथम पद प्रधान समास जो है उसका नाम है अव्ययी भाव समास। कौन सा होता है आपका? तो आप कहोगे अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। ठीक है ना। अब दूसरा आता है कि द्वितीय पद प्रधान समास। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है तो उसका नाम है तत्पुरुष समास।
कौन सा समास है आपका, तो आप कहोगे तत्पुरुष समास। तीसरा, जिसमें उभय पद प्रधान होता है, ठीक है ना, मतलब जिसमें उभय पद प्रधान होता है उसका नाम है द्वंद्व। कौन सा समास है आपका, द्वंद्व समास। और एक और जो बचा हुआ है आपका, उसका नाम है उभय पद अप्रधान समास, ठीक है ना, जिसमें आपका आएगा बहुब्रीहि समास। कौन सा समास होगा आपका, तो आप कहोगे बहुब्रीहि समास। कौन सा समास होगा आपका, बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है ना। अब देखिए, जो हमने द्वितीय पद प्रधान समास पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है अपन ने, द्वितीय पद प्रधान समास पढ़ा है, इसी में जो है आपका तत्पुरुष समास के ही दो और प्रकार इधर ही देखने को मिलते हैं, इसी से निकलते हैं आपके। एक है आपका कर्मधारय। कौन सा समास है आपका, आप कहोगे कर्मधारय। और दूसरा हो जाएगा आपका द्विगु। इसी में कौन कौन से आते हैं आपके, तो आप कहोगे कर्मधारय, और अगला इसी में है आपका कौन सा, द्विगु। ये और आपको याद रखना है कि अगर पूछ लिया जाए तो बताइए कौन कौन से समास हैं जिसके भेद, या किस समास के भेद कर्मधारय और द्विगु समास है, तो आप कहोगे तत्पुरुष समास, ठीक है ना। ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है ना। ये हमने किसके आधार पर पढ़े हैं, समास के भेद पढ़ रहे हैं, पदों की प्रधानता के आधार पर जो समास हैं वो चार भागों में बांटे गए हैं। प्रथम पद समास, अव्ययी भाव, द्वितीय पद प्रधान समास, आप कहोगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में कर्मधारय समास और कौन सा आता है, द्विगु समास आता है। अब इसी में उभय पद प्रधान समास आता है, जिसमें आपका द्वंद्व समास होता है। उभय पद अप्रधान समास में कौन सा आता है आपका, बहुब्रीहि समास आता है। इतना क्लियर है। अब देखिए, अब इनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए, अब इसमें जो हम देखते हैं कि अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि बताइए तत्पुरुष समास, को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हेडिंग डालिए आप, हिंदी में समास के भेद। किसकी बात आ रही है आपकी, हिंदी में समास के भेद। अगर हिंदी में समास के भेद पूछे जाते हैं तो आपका आंसर होगा 6। कितना होगा आपका, 6। हिंदी में समास के भेद कितने होते हैं, 6। पहला कौन सा है आपका, तो आप बताओगे अव्ययी भाव। कौन सा आएगा आपका, अव्ययी भाव समास, ठीक है ना। पहला कौन सा है, अव्ययी। दूसरा हो जाएगा आपका कर्मधारय। कौन सा हो जाएगा आपका, कर्मधारय समास। तीसरा हो जाएगा आपका, आप लिख लीजिए द्विगु समास। कौन सा आएगा आपका, तो आप कहोगे द्विगु समास हो जाएगा। चौथा आप लिख लीजिए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व, ठीक है ना। पांचवा हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। छठवा हो जाएगा आपका कौन सा, तो आप कहोगे बहुब्रीहि समास। कौन सा हो जाएगा आपका, बहुब्रीहि समास, ठीक है ना। ये कितने प्रकार के समास देख लिए हमने, 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं आपके, 6। अगर पेपर में आता बताइए हिंदी में समास के कितने भेद हैं, 6। लेकिन पदों की प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार के समास हैं, तो आप बताएंगे 4 प्रकार के, ठीक है ना। इधर तक क्लियर है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं, जो हमारा पहला समास आता है उसका नाम है अव्ययी भाव। कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास, ठीक है ना। कौन सा समास पढ़ रहे हैं हम, तो आप कहोगे अव्ययी भाव समास पढ़ रहे हैं, जिसमें इधर ही हम लिख देते हैं, इसमें क्या होगा आपका, पहला पद प्रधान, यानी पहला पद कैसा होगा आपका, प्रधान होगा। पहला पद कैसा होगा आपका, प्रधान होता है, ठीक है ना। अब देखिए,
इसकी अगर हम परिभाषा बताएं, क्या बताना चाहें हम, परिभाषा बताना चाहें तो आप परिभाषा लिख लीजिए इसकी। तो आप कहोगे जिस समास का पहला पद अव्यय होता है, जिस समास का पहला पद अव्यय, कौन सा पद होता है, पहला पद कैसा हो, अव्यय होता है, तो वो समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। कौन सा कहलाता है आपका, आप कहोगे अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो देखिए इसमें तो आप परिभाषा रटने की जरूरत ही नहीं है कि आप कहोगे कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तो आप कहोगे जिस पद का पहला पद प्रधान है, जिस समास का पहला पद प्रधान है उसे ही हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि जिस समास में समस्त पद में, यानी आप इसी में और ऐसे कर लिख लेना कि जिस समास में प्रथम पद अव्ययी कैसा हो, प्रथम पद कैसा हो आपका, अव्यय हो, या आप कह सकते हैं उपसर्ग हो। क्या हो आपका, प्रथम पद अव्यय हो, उपसर्ग हो व प्रधान हो, उपसर्ग हो व कैसा हो, प्रधान हो, और प्रधान हो, तथा बाद वाला पद, तथा बाद वाला पद संज्ञा। ये आपको इसकी याद रखना है। पहला पद कैसा होना चाहिए, अव्यय होना चाहिए। अगर अव्यय नहीं है तो किसी का उपसर्ग होगा, अगर उपसर्ग नहीं है तो वो प्रधान होगा, और प्रधान है तो बाद वाला पद कैसा होना चाहिए आपका, संज्ञा होना चाहिए। ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है कि अव्यय किसे कहते हैं, क्या आता है आपका, अव्यय किसे कहते हैं, अव्यय क्या होता है, आप सर कह रहे हैं अव्यय भाव होना चाहिए, अव्यय किसे कहते हैं, तो आप लिख लेना जो शब्द, जो शब्द लिंग वचन कारक, जो शब्द लिंग वचन कारक, वो शब्द जो लिंग वचन कारक तथा तथा काल के अनुसार, काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं, परिवर्तित नहीं होते हैं, वो अव्यय कहलाते, अव्यय कहलाते। यानी कहने का मतलब इतना सा है कि जिस पर काल का यानी समय के अनुसार ना बदले, लिंग के अनुसार ना बदले, वचन के अनुसार ना बदले, कारक के अनुसार ना बदले, तो वो सब कैसे कहलाते हैं आपके, तो आप कहलाते हो वो अव्यय कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। ठीक है ना। अब अव्यय कहलाते हैं तो इसी में अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें और हमें पढ़ना है। ठीक है ना। अब अव्यय तो कहला गए आपके, अब इसमें हम देखते हैं सामासिक पद। क्या देखते हैं, हेडिंग डालना आप, सामासिक पद। क्या इसके उदाहरण रहेंगे आपके, सामासिक पद, और एक साइड आप लिख लेना समास विग्रह। क्या हो जाएगा आपका, समास विग्रह, सामासिक पद और समास विग्रह। अब इसमें जो फर्स्ट हम पढ़ते हैं, जैसे आपने सुना होगा, कई बार आप कहते रहते हो यथाक्रम, एक शब्द आया कौन सा आपका, आपने कहा यथाक्रम, यथाक्रम का समास विग्रह क्या होगा, तो आप लिखोगे क्रम के अनुसार, क्रम के अनुसार। यानी इतने बड़े शब्द को हमने क्या कर दिया, उसका सामासिक पद हटा दिया, यानी छोटा कर दिया, यथाक्रम। ठीक है ना। दूसरा आप जैसे सुना होगा आपने प्रत्येक, क्या सुना होगा आपने, प्रत्येक शब्द सुना होगा, तो प्रत्येक को क्या लिखेंगे हम, हर एक, हर एक कह सकते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं प्रति एक, कह सकते कि नहीं कह सकते। ठीक है ना। इसी में आप लिखे यथावधि,
यथा विधि, क्या लिख दिया हमने, यथा विधि लिख दिया, तो इसका आप क्या बताओगे, विधि के अनुसार, विधि के अनुसार, ठीक है ना। अगला लिख लीजिए आप, यथा, यथेच्छा, यथेच्छा, ठीक है ना, आप कहोगे इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार, ठीक है ना। अगला उदाहरण लिख लीजिए आप, जैसे सपरिवार, नाम सुना होगा आपने, सा उपसर्ग लग गया आपका, और इधर अपने लिख दिया क्या, परिवार, सपरिवार बोलते हैं, यानी इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, परिवार के साथ, परिवार के साथ, या जिसको आप बोल सकते हो परिवार के साथ, या परिवार के सहित, या परिवार सहित, ठीक है ना। अगला जो आपका आ जाएगा, और उदाहरण लिख लीजिए आप, ठीक है ना। अगला लिख लीजिए प्रतिफल, कौन सा है, पेपर में पूछे गए ही क्वेश्चन है कि प्रतिफल, ठीक है ना, तो अपन जिसको बोलेंगे प्रतिफल, या प्रतिपल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं, प्रतिपल या प्रतिफल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो आप इसको पल लिख लीजिए, यानी प्रतिपल कह दीजिए आप, क्या कह दीजिए, प्रतिपल, तो अपन इसी को बोलेंगे हर पल, हर पल, ठीक है ना, या जिसको हम कह सकते हैं प्रत्येक पल, क्या कह सकते हैं हम, प्रत्येक पल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, जब प्रतिपल कह दिया आपने, हर पल कह दिया, ठीक है ना, आप इसी को हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना। अगला उदाहरण लिख लीजिए आप, प्रतिहिंसा, प्रतिहिंसा, तो अपन इसको बोलेंगे हिंसा के बदले हिंसा, प्रतिहिंसा को क्या बोलेंगे हम, हिंसा के बदले हिंसा, ठीक है ना। प्रतिद्वंद, प्रतिद्वंद, तो प्रतिद्वंद को क्या बोलेंगे हम, तो प्रतिद्वंद को बोलेंगे हम द्वंद के बदले द्वंद, द्वंद के बदले द्वंद, ठीक है ना। एक और लिख लीजिए, यथोचित, कौन सा आ गया आपका, यथोचित, यथोचित को आप लिखोगे जैसा उचित हो, जैसा उचित हो, उसी को हम बोलते हैं क्या, यथोचित, ठीक है ना। ये जो सब आपके उदाहरण आप देख रहे हैं, सामासिक पद और समास विग्रह हम पढ़ रहे हैं, ये किसका पढ़ रहे हैं, तो आप ये जो बताएंगे ये कौन सा हमारा अव्ययी भाव समास, कौन सा समास है आपका, तो आप कहोगे अव्ययी भाव समास, कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, ठीक है ना। अब बेटा देखो, अब आपको एक चीज नोट कर लेना है, क्या करना है, एक चीज नोट करना है, कि लिखिए, कि इसमें नोट लगा के लिखना, या इम्पोर्टेंट डाल के लिख लेना, ठीक है ना। आगे देखिए कि जिस समास का जिस समास का पहला पद ब्रैकेट में लिखना यथा, क्या लिखना बने, यथा और प्रति, यथा और प्रति से शुरू होता है, से शुरू होता है, यथा और प्रति से शुरू होता है, उसमें सदैव अव्ययी भाव समास होता है, उनमें सदैव अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास होता है, कौन सा समास होता है आपका, अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है ना। आगे देखिए, जैसे बहुत से आपने नाम सुने होंगे, जैसे
बार बार रिपीटेशन होता है कुछ शब्दों का, ठीक है ना। जैसे एक शब्द आप लिखना, जैसे अपने कहा एक शब्द दो बार आए, कहते हैं अपन एक शब्द दो बार आए और वह शब्द अव्यय की तरह कार्य करे। एक शब्द दो बार आए और वह शब्द अव्यय की तरह कार्य करे तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास हो जाएगा वहां पर? अव्ययी भाव समास होगा। इतना क्लियर है? यानी आपने कहा कि जब एक शब्द दो बार आए और उसमें जो शब्द है अव्यय की तरह ही कार्य कर रहे हो तो वहां पर कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है ना। अब उदाहरण के तौर पर आप लिख सकते हैं इसी में कि जैसे देखिए, अब इसमें हम ले जैसे हाथों हाथ, पहला क्या शब्द है आपका? हाथों हाथ, हाथों हाथ, ठीक है ना। अब देखिए इसका अपन विग्रह करेंगे तो अपन कहेंगे, आप लिख लीजिए एक हाथ से दूसरे हाथ तक। इसका अपन क्या करेंगे? हाथों हाथ मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ तक, एक हाथ से दूसरे हाथ तक, है ना। तो आपने सुना होगा कानो कान, ऐसे बोलो भैया कि कानो कान खबर लग जाए, किसी को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए, ठीक है ना। आप कहोगे कान ही कान में कहो, किसी को पता ना पड़ जाए। कान ही कान। तो देखिए ऐसा है कि आपने कहा कि एक शब्द बार बार आ रहा हो, दो बार आ रहा हो, ठीक है ना, और वो अव्यय की तरह ही कार्य कर रहा हो, ठीक है ना। जैसे आपने कहा साफ साफ, आप कहते भैया घुमा फिरा के ना बोलो, कैसे बोलो? साफ साफ बोलो। कैसे बोलिए? साफ साफ, यानी सफाई के बाद सफाई बनकर, सफाई मत दो, सफाई के बाद सफाई, साफ सफाई रखा करो, है ना। पल पल, आपने गाना सुना होगा, पल पल दिल के पास तुम रहते हो, है ना। पल पल के बाद मतलब पल के बाद पल, पल के बाद पल, पल के बाद पल, ऐसे जो शब्द हैं आपके, ठीक है ना। आपने एक और सुना होगा रातों रात, इसी में हम क्या लिखेंगे? तो आप आगे लिख लीजिए, जैसे हमने कहा रातों रात, कौन सा आया आपका? रातों रात। तो इसका हम क्या कर देंगे? रात ही रात। रातों रात का क्या हो जाएगा आपका? तो आप कहोगे रात ही रात, ठीक है ना। अगला जो आप लिख लीजिए दिनों दिन, दिनों दिन, दिनों दिन का क्या हो जाएगा आपका? दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन, ठीक है ना। सुना सुनी, कौन सा होगा आपका? सुना सुनी, ठीक है ना। फिर आप कहोगे इसमें क्या? सुनने के बाद सुनना, सुना सुनी में क्या हो जाएगा आपका? सुनने के बाद सुनना। और इसी में एक और लिख लीजिए आप, देखा देखी, कौन सा हो जाएगा आपका? देखा देखी, यानी आप कहोगे देखने के बाद देखी, देखने के बाद देखी, देखा देखी में क्या हो जाएगा? देखने के बाद देखी, ठीक है ना। ये जो यहाँ पर कौन सा शब्द होगा आपका? तो आप कहोगे कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है ना। अब आगे देखिए, इसी में अगर हम अव्ययी भाव समास में ही और आगे बढ़ते हैं
तो ठीक है ना, अभी हमने एक शब्द लिखा था अव्ययी हो गया। अब मान लो किसी शब्द की शुरुआत ही आपके उपसर्ग से हो रही है, ठीक है ना, तो आप लिखना जिस शब्द के पहले, जिस शब्द के पहले उपसर्ग लगा रहता है, क्या लगा रहता है आपका, उपसर्ग। जिस शब्द के पहले क्या लगा रहता है आपका, उपसर्ग लगा रहता है, उपसर्ग लगा रहता है, तो वहां, तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा समास होता है आपका, अव्ययी भाव समास होता है। कहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा, तो आप कहोगे जहां पर पहले पद में उपसर्ग लगा रहता है, तो वह कौन सा हो जाएगा आपका, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है ना, इतना लिख लीजिए आप। ठीक है ना, एग्जाम्पल लिखना है इसके आप। उदाहरण अगर हम बताना चाहेंगे कौन कौन से हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा भरपेट, भर पेट। अब भर पेट में पेट क्या है? कैसा हुआ है, भर, यानी ये आपका पहला पद प्रधान है, ठीक है ना, और भर यहाँ पर उपसर्ग की तरह काम कर रहा है, तो यानी अपन इसका विक्रय क्या करेंगे, पेट भर कर, कहते हैं भर पेट खाना खिलाओगे, यानी पेट भर कर। दूसरा आप लिख लीजिए बेफायदा, बेफायदा। अब बेफायदा को हम क्या लिखेंगे, बिना फायदा, बिना फायदा। ठीक है ना, अगला लिख लीजिए आप आकंठ, आकंठ, तो अपन लिखेंगे इसको बिना कंठ। आकंठ को क्या लिखेंगे अपन, यानी बिना, आकंठ को क्या लिखना है अपने, या बिन आकंठ मतलब सॉरी, इसको अपन बोले कंठ तक, कंठ तक। ठीक है ना, अगला लिख दीजिए आप आमरण, आमरण, यानी आप कहोगे मरने तक। ठीक है ना, सावधान, क्या होता है, सावधान। सावधान क्या बोलेंगे अपन, अवधान सहित, अवधान सहित। अगला आप लिख लीजिए निरोग, निरोग, निरोग को हम क्या बोलते हैं, बिना रोग के या रोग रहित। इसको हम क्या बोलते हैं, रोग रहित बोलते हैं। ठीक है ना, एक और लिख लीजिए ना समझ, ना समझ। ना समझ बच्चे देखा ना आपने, बिना समझ के, बिना समझ के, ये क्या कहलाते हैं, ना समझ कहलाते हैं। ठीक है ना, इसी में दो तीन और हैं, वो और लिख लीजिए आप कहोगे जैसे बेशक, बेशक यानी बिना शक, बिना शक के। ठीक है ना, अगला लिख अभूतपूर्वक, अभूतपूर्वक। अभूतपूर्वक को हम क्या लिखेंगे, जो पूर्व में नहीं हुआ है, जो पूर्व में नहीं हुआ है, वो क्या कहलाता है आपका, अभूतपूर्वक कहलाता है। ठीक है ना, तो ये सब जो है आपको याद रखना है, ये सब किस में आएंगे, आपके अव्ययी भाव समास में। यानी हमने ये कहा है कि जिन शब्दों की शुरुआत उपसर्ग से होती है, किसकी शुरुआत होती है, उपसर्ग से होती है,
वो सब किसमें आते हैं, आपके अव्ययी भाव समास में आते हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं। इसी में पहला खत्म हो चुका है, दूसरा आता है द्वंद्व समास। कौन सा आता है हमारा? द्वंद्व, द्वंद्व समास। कौन सा समास आता है? द्वंद्व समास। देखिए, पहले में प्रथम पद प्रधान था, इसमें कौन सा होगा आपका? तो आप कहोगे इसमें दूसरा पद प्रधान। कौन सा पद प्रधान होगा आपका? तो आप कहोगे इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। एक मिनट सॉरी, द्वंद्व समास में क्या होगा आपके? दोनों पद प्रधान। दोनों पद प्रधान। पहले में क्या होगा आपका? अव्ययभाव यानी प्रथम पद प्रधान। अब इसमें द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है ना। यानी अपन इसकी परिभाषा बताना चाहेंगे, तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप। परिभाषा क्या कहेंगे अपन? देखना, जिस समास के सामासिक पद, जिस समास के सामासिक पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास के सामासिक पद में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो तथा एक दूसरे के विलोम होते हैं। एक और लिख लें, तथा एक दूसरे के विलोम होते हैं। विलोम होते हैं, अपोजिट चलेंगे आपके, है ना। एक दूसरे के कैसे होते हैं? विलोम होते हैं, या विलोम जैसे होते हैं। देखिए, दो शब्द याद रखना, विलोम जैसे होते हैं और विलोम होते हैं। ठीक है ना। तो वहां कौन सा समास होता है? तो आप कहोगे तो वहां द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है आपका? द्वंद्व समास होता है। ठीक है ना। तो देखिए, द्वंद्व समास को हमने देख लिया है। अब अगर पूछा जाए द्वंद्व समास के भेद, क्या पूछा जाए? द्वंद्व समास के जो भेद होते हैं, के भेद, किसके भेद बताना है हमें? द्वंद्व समास के भेद बताना है। तो द्वंद्व समास के जो भेद हैं वो होते हैं आपके तीन। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? तो आप कहोगे द्वंद्व समास के जो भेद हैं वो होते हैं आपके कितने? तीन। द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? तो आप कहोगे तीन भेद होते हैं। कौन कौन से तीन भेद हैं? उनके आपको नाम याद रखना है। ठीक है ना। कि द्वंद्व समास के भेद कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो है आपका, बोले कि इतरेत्तर द्वंद्व। इतरेत्तर द्वंद्व। इतरेत्तर द्वंद्व। ठीक है ना। दूसरा लिख लीजिए वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व। तीसरा हो जाएगा आपका समाहार। समाहार द्वंद्व। तीन प्रकार के होते हैं, इतरेत्तर द्वंद्व, दूसरा वैकल्पिक द्वंद्व, तीसरा कौन सा हो जाएगा आपका? समाहार द्वंद्व। ठीक है ना। अब इतरेत्तर द्वंद्व कैसे कहते हैं? तो इसकी इधर ये लिखना कि इतरेत्तर द्वंद्व किसको कहते हैं। देखिए, इतरेत्तर द्वंद्व में क्या होता है कि जो दो पद होते हैं, क्या होते हैं आपके? दो पद जो होते हैं आपके, दोनों पदों में और का प्रयोग किया जाए व विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाए, या विलोम शब्द जैसे हो, तो वहां पर क्या होता है आपका? इतरेत्तर द्वंद्व होता है। ठीक है ना। इतरेत्तर द्वंद्व किसे कहेंगे? तो जिसमें आप कहोगे दो
शब्दों के मध्य या बीच में, दो शब्दों के बीच में और का प्रयोग, और का प्रयोग हो, किसका प्रयोग हो, और का प्रयोग हो, बा बिलोंग हो, बिलोंग हो, या बिलोंग जैसे, बिलोंग जैसे, ठीक है ना। अब इधर देखिए दूसरा कौन सा आया आपका, वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व में इसमें हम या अथवा का उपयोग करते हैं, इनमें हम या अथवा इसका उपयोग करते हैं, या अथवा का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। अब इसमें जो होता है सदैव विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसमें हम क्या कहेंगे, सदैव विलोम शब्दों का, किसका प्रयोग करते हैं हम, इनमें सदैव विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। आप देखिए इसमें हम क्या कहेंगे, इसमें आप कहोगे दो शब्दों के बाद, तो शब्दों के बाद आदि या इत्यादि शब्द आए, आदि या इत्यादि का प्रयोग करते हैं। तो तीनों को आप अच्छे से समझ लें एक बार फिर से, कि आप कहोगे कि इतरेत्तर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, तीसरा कौन सा है, समाहार द्वंद्व, ठीक है ना। तो इतरेत्तर द्वंद्व किसे कहते हैं, कि दो शब्दों के बीच में और का प्रयोग हो, या विलोम हो, या विलोम जैसे, ठीक है ना, इनका हम उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा वैकल्पिक द्वंद्व में हम किसका उपयोग करते हैं, या तो या लगाते हैं या अथवा लगाते हैं, और सदैव इनमें विलोम शब्द भी आएंगे। समाहार द्वंद्व में आदि या इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है। अब हम सीक्वेंस में इनके एक एक उदाहरण पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो है अपना, उसका नाम डालें आप इतरेत्तर द्वंद्व। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा आपका, इतरेत्तर द्वंद्व, इतरेत्तर द्वंद्व, इतरेत्तर द्वंद्व। अब इतरेत्तर इतरेत्तर द्वंद्व में क्या होता है, तो आपने अभियाल कहा कि दो ही शब्द आएंगे, आप किसका उपयोग करेंगे, और का प्रयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं हम, और का। तो आपने जैसे उदाहरण आता है, जैसे माता पिता, क्या शब्द है आपका, माता पिता, तो हम कहते कौन आया है, माता और पिता आए हैं, कौन आए हैं, माता और पिता, ठीक है ना। दूसरा आप कहोगे आकाश पाताल, आकाश पाताल, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आकाश और पाताल, आकाश और पाताल। तीसरा आप लिख लीजिए दूध पानी या दूध रोटी, हम बोलेंगे क्या, दूध और रोटी, ठीक है ना। ये किसके उदाहरण हो जाएंगे आपके, ये जो होते हैं आपके इतरेत्तर द्वंद्व के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है ना। अब दूसरा आता है हमारा कौन सा, वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व में हम किसका उपयोग करते हैं, तो आपको पता है अभी हमने लिखा था या फिर हम अथवा का उपयोग करते हैं। ये दो शब्द आते हैं, या आएगा
या फिर अथवा है। ठीक है ना। जैसे उदाहरण लिख लीजिए, लाभ हानि। लाभ हानि, तो देखिए एक साथ किसी को दोनों काम नहीं होते, या तो लाभ होगा या हानि। तो हम इसको क्या लिखेंगे, लाभ या हानि। आप बताइए किसी को एक साथ में दो काम हो सकते हैं? तो क्या हो रहा है, बस लाभ हानि हो रही है। तो ये एक साथ में एक ही काम होगा, या तो लाभ ही होगा या फिर हानि ही होगा। ठीक है ना, या तो लाभ ही होगा या हानि ही होगा। अगला लिख लीजिए, भला बुरा। तो किसी से हम बोलते हैं ना भला बुरा, या तो आप अच्छा ही बोलोगे या फिर आप बुरा ही बोलोगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, भला या बुरा। इसी में अगला लिख लीजिए, आप कहोगे शीतोष्ण। एक शब्द सुना होगा आपने, क्या, शीतोष्ण। तो इसको हम क्या लिखेंगे, शीत या उष्ण। यानी शीतोष्ण का मतलब होता है ठंडा और गर्म क्षेत्र, यानी हम बोलेंगे ठंडा शीत है या उष्ण है। ठीक है ना। शुभारंभ, क्या लिखा हमने, शुभारंभ लिखा, सॉरी शुभाशुभ लिख लीजिए आप। शुभाशुभ, यानी शुभ शुभ का मतलब क्या होगा, या तो शुभ ही काम होगा, शुभ या अशुभ। ठीक है ना। अगला लिख लीजिए, लाभ या लाभ, लाभालाभ। तो इसको क्या लिखोगे आप, लाभालाभ को लाभ या अलाभ, लाभ या अलाभ, लाभ या अलाभ हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा आता है तीसरा आएगा समाहार द्वंद। कौन सा हो जाएगा आपका, समाहार द्वंद। तो समाहार द्वंद में हम किन शब्दों का उपयोग करते हैं, इसमें जो शब्द आते हैं आपके, या तो आदि आएगा या फिर हम इत्यादि का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, इत्यादि का उपयोग करते हैं, आदि या इत्यादि। ठीक है ना। और समाहार द्वंद में हमेशा ही बहुवचन, क्या आते हैं आपके, बहुवचन शब्दों का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग होगा, बहुवचन होंगे सदैव, एक वचन भी नहीं होंगे, दो वचन भी नहीं होंगे। कैसे होंगे आपके, तो आपको हो गई ये बहुवचन। ठीक है ना। उदाहरण, चाय माए। आप कहते हैं ना ये चाय माए ले आते, क्या शब्द आया है आपका, चाय माए। तो अपन कहते हैं चाय आदि, क्या आ जाएगा आपका, आपका हो गई चाय आदि। अगला सुनाओ, खाना माना। खाना माना हो गया, खाना और माना, तो आप कहोगे खाना आदि। खाना के बाद क्या लगा देंगे हम, आदि लगा देंगे। कपड़ा लत्ता सुना होगा नाम आपने, कपड़ा लत्ता, तो इसको अपन बताएं कपड़ा आदि। क्या हम बता देंगे, कपड़ा आदि। ठीक है ना। अगला लिख लीजिए आप, बाल बच्चे। नाम सुना है आप, तो बाल बच्चे बाहर घूम रहे हैं, तो बाल बच्चे को अपन क्या बताएंगे, बालक आदि। बालक आदि। इसी में आप अगला लिख लीजिए, सेठ साहूकार। सेठ साहूकार, तो जो सेठ साहूकार जो होंगे आपके, तो आप कहोगे सेठ कॉमा साहूकार, और पीछे शब्द जोड़ देंगे कौन सा अपन, सेठ साहूकार आदि। अगला लूट मार। कौन सा शब्द आया आपका, लूट मार, लूट मार। तो लूट मार को हम क्या लिखेंगे, तो आप लिख लेना लूट कॉमा मार आदि, लूट मार, और कौन सा हो जाएगा आपका, तो आप कहोगे आदि। ठीक है ना, लूट मार आदि। अब इसी के बाद हम कुछ और उदाहरण देखते हैं इसमें। ठीक है ना, जैसे आपने कहा लूट मार हो गया, अगला लिख लो भला बुला, भला बुरा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, भला बुरा आदि।
ठीक है ना। अगला लिख लीजिए बाप दादा, तो अपन इसको लिखेंगे क्या, बाप दादा आदि। ठीक है ना। अगल बगल, अगल बगल, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अगल बगल आदि। ठीक है ना। जैसे अब इसमें कुछ और शब्द भी आते हैं, देखिए समाहार द्वंद तक हो गए हमारे। ठीक है ना। इसमें और चीजें अपन जोड़ेंगे, जैसे हमने कहा एक से लेकर 9 तक की सभी संख्याओं को छोड़ दीजिए आप। ठीक है, एक से लेकर 9 तक की सभी पूर्ण संख्याओं को छोड़कर अपूर्ण संख्याएं भी द्वंद्व समास में आती हैं। यानी आप इम्पोर्टेंट करके नोट डाल लेना। ठीक है ना। अपन क्या कहेंगे, तो आप लिख लेना से लेकर से एक से लेकर 9 तक की पूर्ण संख्याओं, एक से लेकर 9 तक की पूर्ण संख्याओं को छोड़कर सभी छोड़कर सभी जो है अपूर्ण संख्या, कौन सी संख्या है, अपूर्ण संख्याओं में भी द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है। कैसे होता है, तो देखो आप 86, 86 आपने लिखा, क्या लिखा है 86, 86 लिखा, तो 86 को आप क्या लिखोगे, 80 और 6, 80 और 6 कितने होते हैं 86। ठीक है ना। अगला आपने बताया 45, 45 कब होंगे आपके, तो आप कहोगे 40, 40 और 5, तो 40 और 5 कितने हो जाएंगे आपके, तो आप कहोगे 45। ठीक है ना। जैसे आपने सुना होगा लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, अब 3 शब्द भी आते हैं तो वो भी इसी में आते हैं। ठीक है ना। जैसे अपन ने कहा लाल कौमा बाल और लाल बाल और पाल, एक शब्द जोड़ देंगे कौन सा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ तक हमने 2 समासों को पूरा पढ़ लिया है। कौन कौन से समास पढ़ लिए हमने, तो पहला हमने पढ़ लिया अव्ययी भाव समास, और दूसरा हमारा समास हो गया है द्वंद्व समास। तो आप इधर तक की क्लास को पूरा देख लें। ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे के समास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना।